गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके बीएसएससी के प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ में। तो आज हम फिर से करेंगे बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका ज्ञान बिंदु जो रोशन आनंद सर के द्वारा दिया गया बुक है उससे हम करेंगे। और ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। और इस बुक में जो आप देख रहे हैं ना, अति महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाक्रम, इसका बहुत जल्द हम मास्टर वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के इसमें वीडियो में देना बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाइएगा। तो इसलिए हम उसको एक मास्टर वीडियो सोचे हैं कि उस मास्टर वीडियो में इसको कवर कर दे, ताकि आप लोग इसे रिवाइज़ कर ले। और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और साथ में एस के झा सर का भी वीडियो आ गया है, तो उसे भी आप लोग जाके देख लीजिए, उसे भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। जीके जीएस का हम डिस्कशन कर देंगे, और रहा मैथ और रीजनिंग का, तो वो उसका पीडीएफ हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो जिन लोगों से अगर लिंक से अगर नहीं ज्वाइन हो पाता है, वो आपके नेट की वजह से, मतलब आपका जो क्रोम होता है उसकी प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है, तो आप लोग वहाँ क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम पे जाके स्टडी आवर लाइफ के नाम से, स्टडी आवर लाइफ विदाउट स्पेस आप लोग सर्च कीजिएगा, विदाउट स्पेस आपको आ जाएगा। ठीक है, उसमें बीएसएससी टारगेट लिखा होगा, और हमारा जो अभी यूट्यूब का जो लोगो है, सेम लोगो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। 1500 प्लस जो है आपको सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे वहाँ से, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यालय की समाप्ति से पूर्व, कार्यकाल से समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए उसकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए उसकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो किसकी? तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों का। देखिए, संसद के दोनों सदनों का जो है अनुमति जरूरी होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा पर ही भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के पूर्व महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान का आर्टिकल 61 जानते होंगे, इसके द्वारा सांसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व उनको यह सूचना देनी होती है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। और महाभियोग एक सदन में 2/3 बहुमत पारित होने पर दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो ठीक है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, एक और याद रखिएगा कि भारत में महाभियोग का जो प्रावधान है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और अब तक भारत में किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया? दोस्तों, ये नारा जो है वो बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी का हे राम, महात्मा गांधी का नारा है हे राम, या फिर डू और डाई, जिसको ये करो या मरो कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक का 1900, देखिए उससे पहले लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय का एक था जो मेरे को बाल गंगाधर, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि कुछ सर पे प्रहार वाला टाइप का उनका कुछ था स्टेटमेंट। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे पूरा एग्जैक्ट उसका याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो उनका था। ठीक है, और अप्रैल 1916 में भारत में सर्वप्रथम होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना भी बाल गंगाधर तिलक ही किए थे। और 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा भी दिए थे। 3 नंबर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो वो राजस्थान है। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य को हम देखें तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आता है पहले स्थान पे, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 1,20,355 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है?
दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार से ढका हुआ है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाया जाता है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पे होती है और सदाबहार वन के पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी होती है। और हम टेंगा वन की बात करें तो टेंगा वन का वृक्ष की पत्तियाँ जो होती है वो नुकीली होती है, ठीक है। और पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधार वृक्ष पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन वहाँ पाया जाता है जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पे पाया जाता है। 5 नंबर देखिए, पृथ्वी पर बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है। तो पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा जो कहलाती है उसे मैग्नेटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटोप्स कहते हैं। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्षोभ मंडल की बात करें, इसको ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी का निचला हिस्सा होता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी का निचला हिस्सा होता है और क्षोभ मंडल वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। उसके बाद आयन मंडल को देखिए तो आयन मंडल जो है वो संचार मंडल के लिए माना जाता है, संचार मंडल के लिए, जैसे समाचार वगैरह हो गया उसके लिए। ओजोन परत CFC गैस अधिक क्षति पहुंचाने का काम करता है। ओजोन परत की बात करें तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज किसको कहते हैं? तो क्षोभ मंडल के जो ऊपरी सीमा होता है उसको कहते हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए 6ठा नंबर, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव 1924 से 34 में पड़ा था और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय थे। कौन थे? मानवेंद्र, इनका नाम था मानवेंद्र राय, नाथ राय इनका नाम था, ठीक है। और MN राय की बात करें तो इन्होंने 20 अगस्त 1920 को ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट, खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल। इस सभी को हम एक एक करके देखते हैं। देखिए गांधी आंदोलन का सही कालक्रम जो था उसमें सबसे पहले सत्याग्रह हम बात करें, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 में प्रारंभ हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ होता है। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर की अगर हम बात करें दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर का तो ये 1918 में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाए तो फिर आता है खेरा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खेरा आंदोलन, जो भी 1918 में गुजरात के खेरे जिले में वृद्धि किया गया। लगान देने में किसान सक्षम नहीं थे, इसके लिए आंदोलन किया गया था। और नेक्स्ट आपका आता है रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था। तो ये इसका सही क्रम है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना, कौन सा योजना? मित्र योजना का संबंध है। देखिए मित्र और मित्रा हम आपको बताए थे, मित्र और मिंत्रा योजना, मिंत्रा जहाँ से हम लोग कपड़े की शॉपिंग करते हैं, है ना। तो मित्रा और मिंत्रा याद रखिएगा। हिंदी में मित्र लिखा है लेकिन इंग्लिश में वही मित्रा लिखा है, ठीक है। तो ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने, बड़े पैमाने पर इसे निवेश आकर्षित करने और रोजगार को सृजन बढ़ावा देने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। और 3 वर्ष की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे इसके लिए, 3 वर्ष में 7। 9 नंबर प्रश्न देखिए, बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनरेगा को जो है वो 73,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है 2021-22 के बजट के तहत। और सबसे ज़्यादा कहीं पर अगर व्यय किया गया है तो वो मनरेगा पे किया गया है। 100 दिन की रोजगार गारंटी होती है, इसमें आपको पता होगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध की अगर हम बात करें तो ये कृष्णा नदी पर है। किस पे? कृष्णा नदी पे। और कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट में पहाड़ से होता है, महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी की लंबाई होती है 1401 जो है किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। और इसकी अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, ये सभी इसकी जो है
सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। कौन है? NH44। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों NH44 का जो लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर। और भारत की सड़क प्रणाली विश्व की तीसरी विशालतम प्रणाली में से एक है। देश में कुल यात्री यातायात का लगभग 50% और माल यातायात का 60% सड़क परिवहन के जरिए होता है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा दिल्ली और लाहौर के मध्य जो है सदा ए सरहंद और श्रीनगर से मुजफ्फराबाद के मध्य कारवा ए अमन बस की सेवाएं उपलब्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर हम बात करें इससे संबंधित याद रखिएगा तो ये 4 महानगर के जोड़ने के लिए होता है। 4 महानगर कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये 4 महानगर है जिसको जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज है। अगला प्रश्न आता है 12 नंबर। निम्न में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था। अच्छा, हमारे पूरे इतिहास में जो महामंदी हुआ था वो 1929 से 1933 के बीच में, और इसे हम लोग महामंदी के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है वो न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार के धाराशाही से हुआ था। और सोवियत संघ 1921 में नवीन आर्थिक नीति नामक एक नई नीति भी अपनाई थी। और इसकी पहली पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना का वर्ष था वो 1928 से प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इसका स्थापना जो है वो 1967 में होता है। और इसमें टोटल अभी वर्तमान देश की संख्या सदस्य देश जो है वो 191 है। भारत भी इस संगठन का सदस्य है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गई थी? तो कौन से राष्ट्रपति थे जिनका जो निधन हो गया था वो कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? तो वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के राष्ट्रपति थे जिनका जो निधन है उनके कार्यकाल का वर्ष था 1974 से 1977। 1974 से 77 इनका कार्यकाल का वर्ष था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो इनका कार्यकाल था 1950 से 1962 तक। ठीक है, 1950 से 1962 तक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वीडी जती। वीडी जती जो है दोस्तों, वीडी जती ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे, वीडी जती। उसके बाद है कोजरी रमन नारायण। कोजरी रमन नारायण का कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। और हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और श्री रामनाथ कोविंद जो थे ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। और अभी द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था उद्भव हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके उपबंध में 1921 में भारत में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ। और उस समय अध्यक्ष जो थे वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रेसिडेंट तथा डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। और ये जो नामाकरण हुआ था 1947 से चला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन जो था भारत में वो चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद गांधी जी ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने किसान की खराब स्थिति से अवगत करवाया था। और महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को भारत के अंतिम रूप से रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी है। और महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे? एक बैरिस्टर थे, यानी वकील थे। अगला देखिए, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी।
बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक ये था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने जब सेन वंश की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था, उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन थे और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो 1978 में बिहार में पहली बार 1978 में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। और मुजफ्फरपुर में 1978 में रेडियो स्टेशन, पहला रेडियो स्टेशन बना था मुजफ्फरपुर में। और ये बीपीएससी ने बहुत बार ये प्रश्न को पूछा है। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। 19 देखिए, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। तो हमारे भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी और बेकारी। क्या है? गरीबी और बेकारी, ऑप्शन डी। देखिए, भारत के 2011 का जनगणना अगर देखा जाए तो उसमें 21.9% आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। और बेरोजगार वो हैं जो कार्य करने की क्षमता रखता तो है, पर कार्य उसे उसके इच्छा के अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार उसे मिलता नहीं है। ठीक है। और नीति आयोग के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीब राज्यों में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। अगला प्रश्न आता है 20 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासोन्मुख है। क्या है? विकासोन्मुख है, ऑप्शन नंबर डी। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है और एशिया का प्रथम विकसित राष्ट्र जापान है। कौन है? जापान। अगला देखिए 21 नंबर, मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो मापतौल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुई। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अर्थशास्त्रीय सुल्तान कहा जाता था और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य काल में एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था दीवान ए रियासत कही जाती थी, दीवान ए रियासत। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्पनानेट। ये देखिए ये क्या है? अर्पनानेट जो है, अर्पनानेट ही लिखा हुआ, हाँ अर्पनानेट इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर समूह को इंटरनेट कहा जाता है। और अर्पनानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेट का आधार बना। और 1970 में टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया। 23 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो संविधान के आर्टिकल 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। ठीक है। और संशोधन की 3 प्रक्रिया है, एक तो साधारण बहुमत से, दूसरा 2/3 बहुमत से, और दूसरा मतलब तीसरा जो है वो 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन से। तो ये 3 प्रकार से होती है संविधान संशोधन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। ठीक है। और हम बात करें थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति मापा जाता है। और मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है और वस्तु की तुलना में, किसकी तुलना में? वस्तु की तुलना में। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया? कृषि उड़ान 2.0 योजना को लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कृषि उपज और हवाई परिवहन को बेहतर एकीकरण के साथ अनुकूलन के माध्यम से मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने और विभिन्न परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में योगदान देना। 26 देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा अपना गंगा नदी बनाती है और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है। डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है और वृद्धावस्था में नदी डेल्टा नहीं निर्माण करती है। मैंग्रोव वन सुंदरवन कहते हैं और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। तो ये सभी आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा भारतीय संविधान जो है वो नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और हम बात करें ये भाग 3 में आता है, 12 से 35 आर्टिकल में आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है।
तो आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 6 प्रकार का। 28 देखिए, 28 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोग। राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 झरने जोग जलप्रपात के अंतर्गत है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। अथिरापल्ली जलप्रपात केरल में है। हिरन जलप्रपात झारखंड में है। जोग प्रपात कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में है। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.55 मीटर। मतलब कहने का ये हुआ कि बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है और बैडमिंटन में रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। अगला है कि 30 अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमियों के जुड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? देखिए 75 रामसर स्थल हो चुका है और पहले आपका उत्तर प्रदेश में रामसर की संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अब चेंज हो गया। अब कहाँ पे हो गया है दोस्तों सबसे ज़्यादा? अगर पूछे किस राज्य में है रामसर स्थल तो तमिलनाडु याद रखिएगा। और ये करेंट का प्रश्न है और पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत के महान ज्योतिराचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा से। अच्छा, मैं ये प्रश्न बताई थी आपको। अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमियों को जोड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 तो हो गई है। और एक बात याद रखिएगा कि, अच्छा छोड़िए, स्किप कर देते हैं इसको। तो भारत के महान ज्योतिराचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से। तो आर्यभट्ट का जन्म जो है वो 476 ईस्वी में हुआ था और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लिखी थी। दशमलव प्रणाली, शून्य का आविष्कार का श्रेय सभी इन्हीं को जाता है। पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट के नाम पर 1975 ईस्वी को भारत सरकार ने सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह नाम आर्यभट्ट को लॉन्च भी किया था। एक उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको भी लॉन्च किया था। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी। किसने? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझेदार था ईस्ट इंडिया कंपनी के। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर पूछे तो स्मिथ थे, जिनका प्रथम गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो मध्यकालीन में जो शब्द खराज था ना, वो भू राजस्व से संबंधित था, भू राजस्व से। और मध्यकालीन में गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भू राजस्व खराज था, भू राजस्व। और मुस्लिम से लिया जाने वाला भू राजस्व को उश्र कहा जाता था। जकात मुस्लिम से लिए जाने वाला कर था, जो कि 40वां भाग होता था और मुस्लिम समाज में खर्च किया जाता था। जजिया जो था वो गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला एक कर था। तो ये सभी कर था जो याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनाया गया और एतमाद उद्दौला नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि थी। नूरजहां के पिता को नूरजहां ने 1627 ईस्वी में अपने पिता के मृत्यु होने के बाद आगरा में एतमाद उद्दौला मकबरा बनवाया और यह मकबरा पूरी तरह जो है वो मुगल काल में सफ़ेद मार्बल का बना प्रथम मकबरा है। नूरजहां के पिता कौन थे? ग्यास बेग थे और नूरजहां की माता अस्मात बेग थी, अस्मात बेग। आगे देखते हैं 33 नंबर, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं। भारत में सर्वाधिक आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, सबसे ज़्यादा कृषि में ही। 36 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 350 का ए। संविधान का आर्टिकल 350 ए राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है और भारतीय संविधान का भाग 17 जो है
अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंधित है। अगला देखते हैं। अच्छा देखिए, इसमें अनुच्छेद देख लीजिए एक बार। 349 नहीं 348 अनुच्छेद याद रखिएगा। 348 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 348 में दोस्तों है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित जो अंग्रेजी भाषा है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक याद रखिएगा आप 350 का ख याद रखिएगा। इसमें क्या है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और 351 में याद रखिएगा हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। 37 निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। ऐहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा मिलता है। ऐहोल अभिलेख बतापी या फिर बादामी में अवस्थित है। कहाँ पे? बतापी या बादामी में। बादामी कहाँ पे है? कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं क्या? उसके बाद है ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण किया था। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध गोल्फ खेल से है। किससे? गोल्फ खेल से है। गोल्फ खेल से संबंधित अन्य कप की अगर हम बात करें तो एक राइडर कप भी है गोल्फ से। फिर आपका आता है प्रिंस बेल कप, नोमुरा ट्रॉफी, मुथैया गोल्ड कप, ये सभी आपका गोल्फ से संबंधित है। हॉकी का याद रखिएगा, हॉकी में आता है आगा खां, महाराजा रंजीत सिंह, गोल्फ कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ये सब इसमें आ जाता है। फुटबॉल में आपका आता है डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, कलिंग। और भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी ही है ना। अगला है हर्षवर्धन पुत्र था। दोस्तों हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका? प्रभाकर वर्धन का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पुष्यभूति वंश के शासक पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति थे। और पुष्यभूति की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी और थानेश्वर के स्थान पर राजधानी कन्नौज को हर्षवर्धन ने बनाया। और हर्ष की बहन का नाम राजश्री और बड़े भाई का नाम राजवर्धन था। और हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था जो सती हो गई थी। और हर्षचरित्र के ये जो सती हुई थी कहाँ लिखा है? हर्षचरित्र में लिखा है। और हर्षवर्धन को भारी सफलता 629 ईस्वी में बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित करने से मिली थी। और हर्षवर्धन का सबसे बड़ा शत्रु गैर का शासक जो शशांक था वो था। 40 देखिए, स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश की पहली पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया। और इस बस को KPIT CISR पुणे ने बनाया है। कौन? तो KPIT CISR ने इसे पूरे बनाया है, याद रखिएगा। 41 देखिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख क्या कारण है? देखिए भारत में बेरोजगारी का मूल कारण एक तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शिक्षित बेरोजगार सबसे मुख्य समस्या है। भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और शहरी बेरोजगारी मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी है, ठीक है। अगला प्रश्न है 42 नंबर। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत भारत में की थी। अस्थाई बंदोबस्त है ना। 23 मार्च 1793 को श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। और अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया। और अस्थाई बंदोबस्त का जनक माने तो सर जॉन शोर थे इसके जनक। 43 देखिए, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो बिहार का 77% भाग कृषि पर आधारित है, ठीक है। अगला देखिए 44, अभी हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 23वें हुनर हाट जो है ये 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हुनर हाट 30वें संस्करण का उद्घाटन किया। कहाँ पे? देहरादून में। 45 नंबर देखिए, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम
पर न लगाना शोषण के विरुद्ध संरक्षण अधिकार है, ये हमारे संविधान के 24 के अधीन है। 24 में दिया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकट में वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है। और संविधान का जो भाग 3 है इसके अंतर्गत 12 से 35 मौलिक अधिकार संबंधित है। 12 से 35। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए अलग विभाग की स्थापना की और फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग का स्थापना किया। तो फिरोज शाह तुगलक दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मनोरा, मनोरा लिखा हो, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो मनोरा का किला जो है ये तमिलनाडु में है और यह मनोरा का किला की वास्तुकला की शैली अगर हम बात करें तो द्रविड़ शैली पर बना है। किस पर? द्रविड़ शैली पर है। राजस्थान में एक शैली, राजस्थान का याद रखिएगा, मेहरगढ़ का किला राजस्थान में है, मेहरगढ़ का किला। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु में गोंजी का किला है, गोंजी का किला तमिलनाडु में है। उसके बाद आपका है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में किला है ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा किला है? तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा कि एक उत्तर प्रदेश का नहीं याद है मुझे। इसका देखिए बिहार का याद रख लीजिएगा क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो ये जरूरी है। बिहार का एक किला है रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 48 देखिए, 48 नंबर प्रश्न देखिए। 48 क्या कह रहा है कि बिहार राज्य के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार के जो शिवहर जिला है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार के शिवहर जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व यहाँ का जो है वो 1880 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। ठीक है, और न्यूनतम वाला कैमूर है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कैमूर है। और भारत के जनगणना आयुक्त कौन है 2011 के? तो सी चंद्रमौली जो थे ये भारत 2011 के जनगणना आयुक्त थे, नहीं याद रखिएगा। और बिहार भारत के तीसरे स्थान, जनसंख्या घनत्व में जो है जनसंख्या के क्रम में बिहार भारत के तीसरे स्थान पर है। अगला देखिएगा 49, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। लोकसभा व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकार पर राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 के अधीन धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई। अगला देखिए 50 नंबर, समन्वय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो समन्वय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 1914 में वापस लिया गया। 1914 कहते हैं, सॉरी 1934 में कब लिया गया? 1934 में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और समन्वय अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में हुआ था। पहला जो स्टार्ट हुआ था तो 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ था और 5 मार्च 1931 तक चला था। और उसके बाद दूसरे चरण में क्या हुआ कि दूसरे चरण में गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी के वापस लौटने पर शुरू हुआ था, जो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया अंतिम चरण में, तो अंतिम यही था। अगला प्रश्न आता है 51 नंबर, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है दोस्तों एक वसा है। क्या है? एक वसा है, वैसा वसा है ट्राइग्लिसराइड जिसमें पामीटिक एवं एस्टियारिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या? पामीटिक या फिर एस्टियारिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग संतृप्त वसा कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? गुर्दे मतलब किडनी का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये हमारे किडनी का काम नहीं है। शरीर में लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण जो है वो वृक्क का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, नेफ्रॉन का कार्य क्या है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है और यह वृक्क के निस्यंदन इकाई भी कहलाता है। वृक्क में पथरी
यूरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है ब्रिकमेज पथरी, जो कहते हैं किडनी में स्टोन हो गया है ना। 53 नंबर देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो होते हैं वो हैं आपके यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये 4 तत्व है जो यूरिया में उपस्थित होते हैं। आगे देखिए 54 नंबर, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किरोसिन में। किरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन का खोज सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों अगर ऑक्सीजन इसमें अनुपस्थित नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑक्सीजन इसे कहाँ से मिलता है तो कहेंगे जलता कैसे है, तो जब इसे हम अपने इन्वायरमेंट में इसको रखते हैं, खोलते हैं, तो फिर उसको जो है हमारे वायुमंडल से इसको ऑक्सीजन मिलता है और फिर ये जलता है। ठीक है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा को हम लोग जो है एमीटर से मापते हैं। किससे? एमीटर से। वोल्ट मीटर की बात करें दोस्तों तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। विभवांतर को फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए। ठीक है। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए फोनोमीटर है और ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। 56 देखिए, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और दाब का मात्रक पास्कल भी कहते हैं इसको। दाब एक अदिश राशि है और वायुमंडलीय दाब का मापन हम लोग बैरोमीटर से करते हैं। 57 नंबर देखिए, रक्त कैंसर जिसको हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं, इसके रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो ल्यूकेमिया के रोकथाम में जो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है वो कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60। आयोडीन 131 जो है दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि के उपयोग में होता है। उसके बाद सोडियम 24 का उपयोग रक्त व्यतिकरण में किया जाता है। कोबाल्ट 60 तो बता ही दिए रक्त कैंसर के इलाज में, और फास्फोरस 32 का रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। और इसके बाद एक याद रख लीजिएगा आर्सेनिक 74 का, इसका ट्यूमर के इलाज में, ट्यूमर के पहचान में किया जाता है। 58 देखिए, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी या फिर जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि बोलते हैं उसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। एड्रिनल हार्मोन को मरो और भागो के नाम से भी कहा जाता है। मारो और भागो, सॉरी मरो और भागो नहीं, मारो और भागो एड्रिनल को कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाई, फाइट एंड फ्लाई के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद आता है 59 नंबर प्रश्न कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों इसका हम फार्मूला बताए थे CY5 बराबर F-32/9। इस फार्मूला में बैठा के इसका आप निकालिएगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया। आप देखते हैं 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न का रहा है निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो ये ध्वनि जो है वो एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? ध्वनि यांत्रिक तरंग है और ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद है 61 नंबर, इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? तो विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक जो है इसमें से चांदी हो जाएगा। चांदी बेहतर सुचालक है। चांदी में प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इस कारण यह सर्वश्रेष्ठ विद्युत का सुचालक है। और चांदी जो होता है वो आघात वर्धन्य, तन्य और चमकदार धातु है। ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया। आगे देखते हैं 62 नंबर, निम्न में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने मापन को दोगुना हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा, 819 डिग्री सेल्सियस। इससे ये जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसे सॉल्व करना होगा। एक्सप्लेनेशन में हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। 63 का भी सेम ही है, ये भी एक्सप्लेनेशन का प्रश्न है। आपको इसको मतलब न्यूमेरिकल है, इसे बनाना पड़ेगा। और जो दिया है कि एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 नंबर देखिए, रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है। तो रामसे हंट सिंड्रोम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए। और शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। ठीक है।
जिसमें कि रामसे हर्ट सिंड्रोम एक वायरस संक्रमण है जो चेहरे की गतिविधियों में शामिल 7वीं कपाल तंत्रिका को प्रभावित करता है। 65 देखिए, यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, कारा ये सभी थैलोफाइटा का उदाहरण है। किसका? थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 66 देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन की बात करें तो C6H6 ऐसे लिखते हैं और इसका स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसे बनता है बेंजीन का। देखिए बेंजीन का हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, इसमें 1 2 हो गया, डबल बाउंड ऐसे हो जाएगा, फिर आपका H आ जाएगा, सॉरी H कहते हैं, C हो जाएगा, 1 2 3 4 डबल बाउंड 5 6 7, ठीक है। कितना हो गया इसमें आपका C जो है कितना हो गया? तो C आपको 6 चाहिए था, हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हमको यहाँ पे H भी 6 चाहिए है ना, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा H लगेगा यहाँ, फिर यहाँ एक H होगा, फिर यहाँ एक H होगा, फिर यहाँ एक H होगा और एक H ये और एक H ये। अब देखिए यहाँ पे डबल बाउंड और सिग्मा बाउंड कहाँ होगा? सिग्मा बाउंड टोटल इसमें 12 होगा, ठीक है, और पाई बाउंड 3 होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ डबल बाउंड है वहीं पे पाई बाउंड होगा। तो 3 जगह हम लोग डबल बाउंड का यूज किए, एक दो हम तो 2 ही जगह किए हैं, सॉरी 3 जगह होना चाहिए, यहाँ करते हैं 3 जगह। तो यहाँ पे 3 पाई बाउंड होगा, 3 पाई बाउंड होगा। तो याद रखिएगा डबल बाउंड जहाँ पे होगा वहीं पे पाई बाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डबल बाउंड है तो 3 पाई होगा, 3 पाई और 12 सिग्मा होगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो देखना है सबसे पहले मुख, ग्रस, नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सार्थक क्रम बताएगा इसका। अब आते हैं 68 नंबर। लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होती है? तो लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग जो है ये आपका होता है किससे? तो ये होता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, क्योंकि जो है अगर हम बात करें लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो इसमें से कोई किसी के कारण नहीं होता है। वहीं अगर हम सिजोफ्रेनिया की बात करें तो एक मानसिक रोग है। डिप्लोमिया यह रोग आंख के मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होती है। और लिम्फोमा कैंसर लसिका गांठों में प्लीहा में होता है। लिम्फोमाम जो है, लिम्फोमाम कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। और डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन इसका नहीं होगा। 69 देखिए, 69 मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। अब आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कपास में होने वाले रोग हैं। तो ब्लैक आर्म जो है ये कपास में होने वाला रोग है, ब्लैक आर्म, ठीक है, ये जीवाणु द्वारा होता है। उसके बाद आता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो एफ बराबर दोस्तों इसमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और तो आर बराबर आपको फाइंड करना, आर बराबर 2f होता है। इसे निकालेंगे ना आंसर तो आ जाएगा आपका -24 मीटर आंसर इसका लगभग आएगा, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर -24। अगला देखिए 72 नंबर। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो मनुष्य का हाथ जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी में क्या होता है कि आलम्ब जो होता है, आलम्ब वो भार और आयास के बीच होता है, जैसे कैंची हो गया, हिंडोला हो गया, झूला हो गया, हैंडपंप हो गया। और द्वितीय श्रेणी में होता है जो भार होता है वो शक्ति और आलम्ब के बीच होता है, जैसे सरौता, पहिया वाली ठेला जिसको बोलते हैं, गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन। और तृतीय श्रेणी में शक्ति, आलम्ब और भार के बीच में होता है। यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, जैसे स्टेपलर, चिमटा, स्टेपलर वो पिन मारने वाला, चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सभी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। 73 नंबर प्रश्न देखिए, पीच ब्लेड इसका एक अयस्क है। तो पीच ब्लेड का कौन सा अयस्क दोस्तों?
तो पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेड जो है ये आपका यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का। ठीक है, अगर आयरन की बात करें तो आयरन का अयस्क हेमाटाइड होता है, मैग्नेटाइड होता है, सीकेटाइड, इस तरीके से आयरन पायराइड ये सभी आयरन का हो जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, कोरोडम, फेल्सफोर, क्रायोलास्ट, एलुनाइट, काओलिन, ये सभी होता है। कॉपर का कौन सा होता है? तो क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, सभी जो होते हैं आपका कॉपर का होता है। अगला देखिए, मकड़ी किस संघ से संबंधित है? तो मकड़ी जो होता है वो अर्थोपोडा का संघ है, अर्थोपोडा का। यह एक प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है और ये रक्त रंग, इसका जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है। 75 देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान ने। लुईस पास्चर की बात करें तो इन्होंने क्यूनवन का खोज किया था। अल्टमैन ने माइट्रोकॉन्ड्रिया का, और उसके बाद स्लाइडेन एंड स्वान तो आपका करेक्ट आंसर ही हो गया। डार्विन की बात करें तो ऑक्सीन पादप हार्मोन के खोजकर्ता आपके डार्विन है। ठीक है, तो ये था आपका 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस से संबंधित था, समाप्त हो गया है। दोस्तों आप यहाँ पे आता है आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न, हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से बना लीजिएगा पीडीएफ से और एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 77 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का भी बी है। 79 नंबर प्रश्न का सी। 80 का डी। 81 का डी। 82 डी। 83 इधर देख लीजिए। 83 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी। 84 का आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर प्रश्न का आंसर बी। 86 नंबर प्रश्न का आंसर बी और 87 नंबर का भी बी हो जाएगा। ठीक है, अब 88 देख लीजिए। 88 का क्या होगा? तो 88 का ए हो जाएगा, 88 का ए हो जाएगा। और 89 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 90 का ए। 91 का बी। 92 नंबर प्रश्न का आंसर 92 का बी। 93 देखिए बी है। 94 का आपका हो जाएगा बी। 95 ए। 96 का सी। 97 सी। 98 का हो जाएगा आपका, 98 का सी हो जाएगा। और 99 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा सी। 100 इधर देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर ए हो जाएगा। 101 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 101 का आपका हो जाएगा बी। 102 का सी हो जाएगा। 103 का आपका सी हो जाएगा एंड 104 का आपका हो जाएगा डी। 105 का बी हो जाएगा। 106 का हो जाएगा डी। 107 का आपका हो जाएगा बी। 108 का डी हो जाएगा दोस्तों, इधर ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। और 109 का देख लीजिए। 109 का ए हो जाएगा। आप देखिए स्टेटमेंट पढ़िएगा ना तो आपका 10 और 11 बनेगा। 10, 11, 12 से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। 11 का डी है। 12 का बी है और 13 देखिए 13 का आंसर डी है। 14 नंबर क्वेश्चन इधर है दोस्तों, इसका आंसर आपको इधर मिलेगा 14 का आंसर ए हो जाएगा। 15 का कौन हो जाएगा? देखिए 15 का आपका हो जाएगा ए। 15 का ए। 16 का हो जाएगा सी। 16 का सी हो जाएगा एंड 17 का आपका हो जाएगा बी सॉरी यहाँ है ना बी। 18 का बी हो जाएगा। 19 का हो जाएगा डी
और 120 नंबर इधर प्रश्न है, इसका आंसर इधर दिया हुआ है। 120 का आपका बी हो जाएगा। 121 का भी हो जाएगा डी। 122 का डी हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 123 का डी। और 124 का हो जाएगा सी। 125 देखिए, 125 का क्या होगा, सी। और 126 का हो जाएगा बी। 127 का आपका हो जाएगा बी। बी इधर आंसर, सॉरी बी होगा आंसर, ये वाला आंसर इसका। और 128 का हो जाएगा डी। 129 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, थोड़ा छोटा करेंगे दोस्तों, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब इसका आंसर देख लीजिए। 129 का क्या हो जाएगा, 129 का डी हो जाएगा। और 130 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी। 131 का ए। 132 का सी। 133 का बी। और 134 देखिए सी हो जाएगा। 135 का आपका बी हो जाएगा। और 136 देखिए इधर दिया हुआ है, सॉरी इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है बी। और यहाँ पे आपका 136 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है, यहाँ से कथन से, इसका आंसर देख लीजिए। और 136 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आंसर ही सिर्फ बताते हैं, ठीक है। 137 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। और 138 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 139 का हो जाएगा आपका ए। और 140 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। 141 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए सी हो जाएगा। 142 का आपका डी हो जाएगा। 143 का सी हो जाएगा। 144 का डी। और 145 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। 146 नंबर प्रश्न का व्यू वाला क्वेश्चन है, और 146 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी। 147 नंबर प्रश्न का आंसर ए। और 148 का डी है दोस्तों। और 149 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी। और लास्ट प्रश्न है 150, और इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो गया। तो दोस्तों ये फाइनली आपका आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।